हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा होगा कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आपकी जो अभी शुरुआती जो पढ़ाई है वो भी बढ़िया से आप लोग तैयार कर रहे होंगे। बिल्कुल आप लोग को अपना समय नहीं गंवाना है, मिस नहीं करना है टाइमिंग को, फालतू का टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी का किया हुआ टाइम जो इन्वेस्ट होता है वो आगे चल के बहुत भार सा पड़ जाता है ना। देखो ऐसे ऐसे जो मना रहे हैं, इस तरह की ज़िंदगी हो जाती है कि यार करे तो क्या करें, क्योंकि तैयारी तो हुई नहीं, शुरू से पढ़े नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए मेरे को। अब जाल में फंस जाते हो, आता है एग्ज़ाम, फिर सोच में पड़ जाते हो कि यार करना क्या चाहिए। इसलिए समय को बिना गंवाए आप अपने तैयारी पे रहिए। हम लोग केमिस्ट्री का पहला लेसन द सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी से इस चैप्टर को हटा दिया गया, लेकिन बिहार बोर्ड अभी भी इस चैप्टर को रखा हुआ, इससे प्रश्न पूछ रहा है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं, आशा होगा कि आपकी पढ़ाई भी हो चुकी होंगी। तो आप अपना टेस्ट ज़रूर लगाइए, है ना। एक एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे टॉपिक्स रहेगा। पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 100% एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है क्वेश्चन पे आने से पहले कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठोस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? एकदम रसगुल्ला जैसा क्वेश्चन है। बहुत कम, मध्यम, बहुत अधिक या शून्य? आपका जवाब क्या होगा? बहुत अधिक। ठोस अवस्था के कणों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, ठोस के आकार और आयतन सामान्यतः कैसा होता है? केवल आकार निश्चित, केवल आयतन निश्चित, आकार और आयतन दोनों निश्चित, या दोनों अनिश्चित? आप तो जवाब दोगे कि सर आकार और आयतन दोनों निश्चित। अभी मजेदार प्रश्न है, निम्न में कौन क्रिस्टलीय ठोस है? क्रिस्टलाइन है ना, क्रिस्टल सॉलिड कौन है भाई? ऑप्शन के अनुसार बताइए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कांच, रबड़, NaCl, प्लास्टिक। क्रिस्टलीय ठोस एक्चुअल में कौन है भाई? ये आपका सही जवाब हो जाएगा NaCl। NaCl जो है आपका क्रिस्टलीय ठोस है। क्लियर हो गया है ना। सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, ये देखो, अन्नाकारी है ना, नाम थोड़ा याद बात करके रखना भैया, नहीं तो गड़बड़ में फंस जाता है, जानते हुए भी फंस जाओगे। अन्नाकारी एमोर्फस ठोस का उदाहरण है? क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, कांच या हीरा? एमोर्फस में कौन आता है? एमोर्फस मतलब अक्रिस्टल। क्या? अक्रिस्टल। अब अक्रिस्टल को ही अन्नाकारी कहते हैं? हाँ भैया, उसी को कहते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कांच, है ना। क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, हीरा, ये सब क्रिस्टल है, लेकिन कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। ये अमोर्फस है। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था कैसी होती है भाई? अनियमित, यादृच्छिक, दीर्घ दूरी तक नियमित, केवल अल्प दूरी तक नियमित? देखो, अनियमित तो होगा नहीं, यादृच्छिक नहीं होगा, केवल अल्प दूरी तक नियमित होगा। ये दीर्घ दूरी तक नियमित होता है, दीर्घ परासी व्यवस्था वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, अन्नाकारी ठोसों में पाया जाता है। अन्नाकारी बोले तो अक्रिस्टलीय ठोस। दीर्घ दूरी क्रम, केवल अल्प दूरी क्रम, पूर्ण क्रिस्टल संरचना, कोई क्रम नहीं। इसमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, यानी केवल अल्प दूरी मतलब क्रम पाया जाता है। ठीक है, इसको आप इस रूप में कह सकते हैं। समझ में आ गया? यानी क्वेश्चन जो हम लोग का है 6 और 6 का जवाब हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई क्रम नहीं है इसका, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई क्रम नहीं होगा तो फिर सॉलिड बनेगा कैसे? क्रम होता है क्योंकि सॉलिड है, लेकिन अल्प दूरी वाला होता है, थोड़ा सा होता है ना। लॉन्ग अरेंजमेंट नहीं होता, शॉर्ट अरेंजमेंट। तो इसमें बताना है आपको कि निम्न में कौन अन्नाकारी ठोस है, यानी अमोर्फस है, यानी अक्रिस्टलीय है? सेडेनस, ग्रेफाइट, कांच, बर्फ। तो आप तो सीधे बोल जाओगे कि सर अभी कांच हम मरबे किए थे, अभी कांच जवाब यहाँ पे हो जाए। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक सामान्यतः है, निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, बहुत कम होता है, शून्य होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक सामान्यतः, क्या मारोगे? जब इसके सारे चीज निश्चित है ना, तो गलनांक भी निश्चित होगा। और क्रिस्टलीय का गलनांक अनिश्चित होता है। उसका रीजन है क्योंकि उसकी बनावट जो होती है, अभी कुछ होता है, अभी फिर कुछ हो जाता है। अगला प्रश्न 9 नंबर, अन्नाकारी ठोस गर्म करने पर, यानी अन्नाकारी माने
अक्रिस्टलीय ठोस को जब आप हीट करते हो तो क्या होता है? अचानक पिघलता है? नहीं भाई, एक सीमा में नरम होता है, ऊर्ध्वपातित होता है, या गैस बन जाता है? मामला क्या होता है? एक सीमा में ये नरम होता है, अन्नाकारी ठोस को हीट करने पर एक सीमा में क्या होता है? अन्नाकारी होता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि वो गैस बन जाता है, ये नहीं कह सकते हो कि अचानक पिघल जाता है। ऊर्ध्वपातित मतलब सीधे ठोस से गैसीय फॉर्म में चला जाता है, ये बात नहीं है। एक सीमा में वो क्या होता है? नरम होता है। अगला प्रश्न, क्रिस्टलीय ठोस का एक महत्वपूर्ण गुण है, दो ही ऑप्शन में बता सकते हैं आप। क्रिस्टलीय ठोसों का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है भाई? समदैशिकता या विषमदैशिकता? क्रिस्टलीय ठोस जो हो ना, वो विषमदैशिकता दर्शाता है। क्या दर्शाता है भैया? विषमदैशिकता। और विषमदैशिकता आपको समझ में आया होगा, समझ पा रहे हैं? समदैशिक पदार्थों के भौतिक गुण दिशा पर निर्भर करता है, सभी दिशाओं में समान होता है, केवल एक दिशा में होता है, शून्य होता है? नहीं, समदैशिक का मतलब जो सभी दिशाओं में समान हो। और सभी दिशाओं में समान किस में होता है? एमॉर्फस में। एमॉर्फस बोले तो अक्रिस्टलीय। विषमदैशिकता किस में पाई जाती है? अभी बताया मैंने, अन्नाकारी क्रिस्टलीय द्रव गैस। आपका जवाब होगा क्रिस्टलीय ठोस। इसमें पाया जाता है विषमदैशिकता का गुण, मतलब सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न, है ना। किसी क्रिस्टल की सबसे छोटी दोहराने वाली इकाई क्या कहलाती है? जालक बिंदु, इकाई कोशिका, अवकाश दोष, या अंतःस्थ परमाणु? 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और आपको बताना है क्या होगा। सबसे छोटी इकाई भाई तो इकाई कोशिका होती है ना, यूनिट सेल जिसको आप कहते हो। वही क्या होता है? पुनरावृत्ति करता है, वही दोहराता है। क्लियर हो गया? 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन है मजेदार प्यारा सा। अंतरिक्ष जालक यानी स्पेस लैटिस क्या है? परमाणुओं का अस्थायी समूह, बिंदुओं की त्रिविमीय नियमित व्यवस्था, द्रव के कणों की गति, गैस अणुओं का टक्कर। अंतरिक्ष जालक है ना, है क्या भाई? ये क्या है, ये समझना होगा आपको। ठीक है, स्पेस लैटिस क्या होता है? आपका जवाब क्या होने वाला है? बिंदुओं के त्रिविमीय नियमित व्यवस्था। ये जो बिंदु है ना, इसके त्रिविमीय नियमित व्यवस्था। ठीक है, और ये 3 डायमेंशन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन आप समझ पा रहे हो? समझ रहे होंगे तो बढ़िया का बात है। 3D में दिखना चाहिए। चलो, इकाई कोशिका की पुनरावृत्ति से बनता है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। इकाई कोशिका की पुनरावृत्ति से बनता है एक अणु, एक आयन, एक पूरा क्रिस्टल, एक परमाणु। अणु, आयन, एक क्रिस्टल नहीं, एक पूरा, सॉरी एक परमाणु नहीं, पूरा क्रिस्टल बनता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का। अगला जवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। साधारण घनीय एकक सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। इकाई कोशिका में परमाणु होते हैं। अब बताओ, ये मजेदार। सरल घनीय एकक सेल में, साधारण घनीय में जो कोशिका होता है, जो अणु परमाणु यान की बात कर रहे हैं, वो जो होता है वो कहाँ होता है? केवल फलक के केंद्र पर होता है, केवल कोनों पर होता है, केवल शरीर केंद्र पर होता है, किनारों पर होता है? नहीं, याद रखो, सरल घनीय एकक सेल में है ना, केवल जो एटम होता है वो कहाँ होता है भाई? वो आपका होता है केवल कोना पर। कहाँ होता है? केवल कोना पर होता है। क्लियर हो गया? साधारण घनीय इकाई सेल में प्रति कोशिका प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? साधारण घनीय इकाई कोशिका में प्रति कोशिका प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ये रहा ना मजेदार क्वेश्चन। एक एक घन में टोटल एटम कितने होते हैं सरल घनीय में? तो सबके पास से एटम का हिस्सा जब मिलाया जाता है तो एक घन में मिलके टोटल एक एटम आता है। कितना आता है? एक। ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब सही हो जाएगा। बीसीसी का फुल फॉर्म बताना है भाई। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बॉडी, बेस सेंटर्ड बॉडी, क्यूबिक बॉडी, सेंटर्ड क्रिस्टल नहीं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब सही होगा। क्लियर हो गया? बीसीसी इकाई कोशिका में प्रभावी परमाणुओं की संख्या
बीसीसी में कितना होगा भाई? तो बीसीसी में आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम जब है बॉडी सेंटर्ड, इसके बॉडी में एक एटम प्रॉपर होता ही होता है और प्रत्येक कर्नर पर होता है। तो प्रत्येक कर्नर से कितने एटम बनते हैं? एक। और बॉडी में जो एक होता है वो एक कंप्लीट होता है, तो एक और एक कितने बनते हैं? दो बनते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? एफसीसी का पूरा नाम क्या है भाई? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फुल सेंटर्ड, फेस क्यूबिक सेल या फिक्स सेंटर्ड? आप क्या बताओगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। क्या बताओगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। ओके। एफसीसी इकाई कोशिका में प्रभावी परमाणुओं की संख्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है या 8 है? अब एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड, यानी फेस पे होता है। तो फेस टोटल कितने होते हैं भाई? 6 फेस होते हैं। 6 फेस से कितने बनते हैं? 3 एटम। और प्रत्येक कॉर्नर से कितने बनते हैं? 1 एटम। 3 एक कितना होता है? 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। कोनों परिस्थिति परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। ऑप्शन नंबर डी लॉक। 1/8। फलक पे कितने होंगे भाई? फलक पे कितने? 1/8, 1/6, 1/4, 1/2। फलक पे कोई भी एटम जो होता है उसका 1/2 हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर डी। बीसीसी में परमाणु स्पर्श करते हैं। परमाणु स्पर्श करते हैं बीसीसी किनारे के साथ, फलक के विकर्ण के साथ, शरीर विकर्ण के साथ या किसी के साथ। तो बीसीसी में जो एटम है वो किसके साथ भाई स्पर्श करता है ना? तो आप एक बात बताओ, पहले हम ऐसे बना देते हैं और एक चीज़ आपको दिखाते हैं। इसके अंदर एक एटम ये क्रॉस करेगा शरीर के विकर्ण के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न के साथ चलते हैं हम लोग। एफसीसी में परमाणु स्पर्श करते हैं। अब एफसीसी तो चूंकि फलक की बात करता है तो सीधा दिमाग किनारा के साथ हटाओ, शरीर विकर्ण के साथ नहीं, केवल कोनों पर नहीं, फलक विकर्ण के साथ इसका आंसर लो, क्योंकि जब नाम ही एफसीसी है तो सोचने की क्या बात है ना? चलो, साधारण घनीय संरचना के लिए ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो ए और आर के बीच में आपके पास ऑप्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है, बताओ। तो जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ए इक्वल टू 2r आता है। क्यों आता है भाई? इतना तो पता होना चाहिए लगभग। हाँ, कर्नर पर एक एटम है और यहाँ से एक एटम है। ये जो पूरा हिस्सा होता है ए होता है, यहाँ से एक रेडियस मिलता है यार, यहाँ से एक रेडियस मिलता है यार। तो ए बराबर क्या आता है? आर प्लस आर, यानी 2r होता है। क्लियर हो गया? चलो भाई, बीसीसी संरचना के लिए और आर में क्या संबंध है? अब बीसीसी, अब जो बच्चे पढ़े होंगे यहाँ पे तो पूरा डिटेल्स करेंगे नहीं हम। तो 27 का जवाब बताओ क्या होता है? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ए बराबर 4r अपन √3। याद रखना है, आप लोग थ्योरीज बनाए होंगे, आप लोग को पता होना चाहिए। एफसीसी के लिए बताओ भाई क्या होता है? एफसीसी पे जब बात करते हैं तो ए और आर के बीच संबंध क्या है? तो ये तो अभी आपने पढ़ा कि बीसीसी में है, ये पढ़ा कि एसएससी में है, बच गया आपके पास दो। तो एफसीसी में क्या है भाई? तो एफसीसी में आपका आंसर होता है ए बराबर 4r/√2। घनत्व का फॉर्मूला बताओ। क्रिस्टल का डेंसिटी निकाला जाता है तो वहाँ पे घनत्व का फॉर्मूला क्या यूज़ किया जाता है? 29 नंबर प्रश्न आपके पास है। डी बराबर ZM AQ/NA, डी बराबर AQ/NA/ZM, डी बराबर ZA/A, डी बराबर M/N। ये बताना है कि अब चारों ऑप्शन में से आपका जवाब 29 का सही क्या होगा। तो डी यानी डेंसिटी बराबर आपका होता है ZM/AQ, है ना, इंटू NA। आपको ये बताना है कि ZM/NA और A क्या है। ठीक है, तब आप डेंसिटी निकाल पाइएगा। पैकिंग क्षमता से क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? एसीसी में कितना पैकिंग इफिशियंसी होता है? 52.4, 68, 74, 50। लगभग ये प्रश्न का जवाब सारे बच्चों को याद रहता है। तो 30 क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा 52.4
बीसीसी की पैकिंग क्षमता कितनी होती है? तो बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा तो एसीसी से तो इंक्रीजमेंट करेगा, बढ़ ही जाएगा। तो 31 के जवाब में आप कहाँ जा रहे हो भाई? 68% आपका सही जवाब हो जाएगा। एफसीसी को ही हम लोग सीसीपी भी बोलते हैं। एफसीसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? सीसीपी। इसकी पैकिंग क्षमता लगभग कितनी होती है? 68 तो आपने बताया, ये तो बताया। 60 आप कभी पढ़े नहीं होंगे। 74 होता है एफसीसी का, और सबसे ज़्यादा है इसकी पैकिंग इफिशियंसी क्षमता। निकटतम संकुलन यानी क्लोज पैकिंग में एक परत के ऊपर दूसरी परत रखने पर रिक्त स्थान में क्या होता है? अगला प्रश्न देख लो भाई। निकटतम संकुलन क्लोज पैकिंग में एक परत के ऊपर दूसरी परत रखने पर रिक्त स्थान बनते हैं। मतलब आप समझ रहे हो? आप हम ऐसे बात कर रहे हैं कि जो क्लोज पैकिंग की जो बात की जाती है, तो कह रहे एक परत के ऊपर दूसरा परत रखने पर जो रिक्त स्थान बनता है वो कौन सा कंडीशन है? वर्गाकार, त्रिभुजीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय या गोलाकार? 33 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और इसका जवाब बताना है कि क्या इसमें कंडीशन बनता है। एक परत के ऊपर दूसरी परत अगर हम लोग रख रहे हैं तो इसमें जो गैपिंग बनता है वो क्या बनेगा? तो कहीं ना कहीं आपके पास चतुष्फलकीय बन सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा सा आप लेयर को हटा के रखोगे तो अष्टफलकीय की घटना घट सकती है। क्या है ना? इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। HCP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, HPC जानना। 34 नंबर जो प्रश्न है उसका मतलब बताना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, देखो, या हाई क्यूबिक पैकिंग, या हेक्सागोनल सेंटर पैकिंग, या हैलो क्लोज पैकिंग। तो हैलो नहीं पढ़ना, हेक्सागोनल सेंटर पैकिंग नहीं पढ़ना, हाई क्यूबिक पैकिंग नहीं पढ़ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ना। सीसीपी का दूसरा नाम बताना है। क्या है सीसीपी का दूसरा नाम? सीसीपी अभी जस्ट आपने पढ़ा था, है ना? दिखा देते हैं, लो 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 दिखा देते हैं। सीसीपी आपने अभी जस्ट पढ़ा था, देखो एफसीसी को सीसीपी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर आपका बी। एचसीपी की परत में बताना है, तो हेक्सागोनल का किस टाइप का परत होता है? अगर ए टाइप का परत होगा तो जिस तरह से ये सजा है जस्ट इसी तरह से इसके ऊपर भी सजेगा, तो ये ए टाइप बनता है। लेकिन अगर लेयर चेंज करें, जैसे ये रखे हैं, है ना, अब इसको यहाँ से रखना स्टार्ट कर दें, थोड़ा सा हट के रखना स्टार्ट कर दें, तो ये ए टाइप का है, तो ये बी टाइप का है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता किस में है पहले, ये तो जानना जरूरी है ना? तो हेक्सागोनल बनने की जो भी संभावना आएगी वो किस में आ सकती है? फिर इसको यहाँ रखो, फिर इसको यहाँ रखो, यहाँ रखो, ये जो बनने की जो संभावना है ये कहाँ आ सकती है? तो ए बी प्रकार में, है ना? किसमें आएगा? ए बी टाइप में। सीसीपी या एफसीसी की संरचना वाले परत, इसका क्रम क्या होना चाहिए भाई? 37 प्रश्न का जवाब आपसे पूछा जा रहा है। तो सीसीपी क्लोज पैकिंग की जो बात कर रहा है ना, इसमें क्या होता है? तो एक फिर एक के ऊपर, इसमें 3 टाइप से रखते हैं। कितने टाइप से? 3 टाइप से। और 3 टाइप में रखने के बाद जो हम लोग के पास अब ये लेयर के ऊपर भी लेयर रहता है, तो ये 3 टाइप होता है। इसका मतलब है कि ए बी सी 3 टाइप से गोला को रखते हैं, इसलिए होता है ए बी सी टाइप। क्लियर हो गया? किसी निकट संकुलित संरचना में यदि एन कण हो तो चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी। किसी निकट संकुलित संरचना में एन कण हो तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितना होगा? n/2, n, 2n या 3n। 38 का जवाब आप क्या देने वाले हो? तो हमेशा याद रख लो, किसी निकट संकुलित संरचना में यदि एन कण होता है तो चतुष्फलकीय जो रिक्तियां मिलती है वो मिलता है 2n। क्या मिलता है? 2n मिलता है ना? कण का दुगुना। अब उस यही क्वेश्चन अगर अष्टफलकीय में पूछा जाता है कि अष्टफलकीय में इसका क्या आंसर होगा, तो जितना एन होता है उतना ही होता है अष्टफलकीय रिक्तियां।
NaCl में Cl आयन बनाते हैं। ये देखो भाई, ये आपका एनसीईआरटी का मस्त सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन सा जालक बनाते हैं? BCC, FCC, SC या HCP? ये बनाते फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, यानी FCC आपका जवाब सही हो जाएगा। NaCl में Cl का तो बात कर लिए, Na की आयन स्थिति क्या? अब तो आपको ये बताना है कि Na की आयन क्या। हाँ, तो आपका जवाब क्या होने वाला है? सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में, आधी चतुष्फलकीय, सभी अष्टफलकीय या आधी अष्टफलकीय? क्या जवाब दोगे? सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में ये कंडीशन मिलता है। NaCl संरचना में Na प्लस आयन स्थिति होता है। ZnS में दे बताओ, Zn 2 प्लस आयन भरते हैं कैसे? सभी अष्टफलकीय में भरते हैं, आधी चतुष्फलकीय में, या सभी चतुष्फलकीय में, या आधी अष्टफलकीय में? 42 को आप किस रेंज में लेके जा रहे हो? तो आधी चतुष्फलकीय रिक्तियां में लेकर आओ। 42 को कहाँ लेकर आओ? आधी चतुष्फलकीय रिक्तियां में ये अपने आयन को भर रहे होते हैं। CsCl यानी सीजियम क्लोराइड में समन्वय संख्या का रेशियो बताना है। CS और Cl की समन्वय संख्या का रेशियो बताना है। तो 43 का क्या आप जवाब देने वाले हो? 4:4, 6:6, 8:8 या 12:2? नहीं नहीं, 6:6। CsCl की संरचना में जो समन्वय संख्या, उसका रेशियो जो होता है 6:6 होता है। उसी तरह आप NaCl की संरचना में समन्वय संख्या बताएं। अब NaCl की संरचना में आपको समन्वय संख्या बताना हो तो दो ही ऑप्शन में से क्लियर कर दो, है ना। इसमें भी आता है आपका, मतलब ये 6:6 तो उधर आया था, इसमें आपका आता है 8:8। कितना होता है आपका? 8:8 की आपका आता है समन्वय संख्या का संरचना रेशियो। ZnS में समन्वय संख्या का संरचना क्या होता है? तो 8 तो 8 NaCl पढ़े आप, 6 पढ़वे किए आप, बचा आपके पास 4:4 और 12:12। तो 45 का जवाब में ZnS में आता है 4:4। स्टाइकियोमेट्री दोष में शामिल क्या है? कौन है भाई? फ्रैंकेल, शॉर्टकी, A और B दोनों धातु अधिक्य दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष में कौन आता है? तो 46 में आप क्या जवाब बताने वाले हो? सर इसमें फ्रैंकेल और शॉर्टकी तो दोनों आता है। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। बिल्कुल भैया। शॉर्टकी दोष में क्या होता है? केवल धनायन अनुपस्थित, केवल ऋणायन, या बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन, या अंतस्थ परमाणु। तो नाम है भैया शॉर्टकी दोष, तो जब नाम शॉर्टकी दोष है तो सटाक देकर मारो, धनायन ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C। फ्रैंकेल दोष में क्या होता है? ऑप्शन के अनुसार मारो। ये देखो, सब एग्जाम का प्रश्न पूछा। धनायन अपने जालक स्थान से हटकर अंतः स्थान पर चला जाता है, ऋणायन बाहर निकल जाता है, दोनों आयन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिक्ति बनाता है। होता क्या है मामला? 48 में आओ। धनायन अपने जालक स्थान से हटकर कहाँ चला जाता है? अंतः स्थान पे। अंतः स्थान माने जहाँ पे जालक पॉइंट है, खाली जगह है, क्योंकि धनायन इसमें छोटा आकार का होता है। ऑप्शन नंबर A। धातु अधिक्य के कारण क्रिस्टल में कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो जब धातु अधिक्य में आते हो तो कौन सा कंडीशन उत्पन्न होता है? F केंद्र। केवल समदेशिकता के कारण, केवल घनत्व के कारण, या गलनांक के कारण जो रंग उत्पन्न होता है वो रीजन क्या होता है? और ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ भी है भाई। इस कंडीशन को बोलते हैं F केंद्र, है ना। नाम जरा याद करते रखो। इसके वजह से धातु में के कलर में चेंजिंग आती है। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या होती है? गलन, डोपिंग, ऊर्ध्वपातन या संलयन। आप N टाइप P टाइप के अर्धचालक पढ़े हो, उसमें त्रिसंयोजी पंचसंयोजी जो बाहर से मिलाए जाते हैं अशुद्धि, वो मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 50 नंबर प्रश्न का जवाब का हो जाएगा, उसको कहते हैं डोपिंग। आपने टोटल 50 क्वेश्चन को एक NCERT बेस्ड एक मस्त तरीका से आप लोगों ने बनाया। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका इसमें से क्या रिजल्ट रहा। ये आपका मान लीजिए चैप्टर 1 का टेस्ट। हालांकि इससे इसका पार्ट 2 बना के हम इससे भी डीप प्रश्न और लेकर आ सकते हैं, ताकि आप अपना बेहतर तैयारी की ओर जाएं और पता करें कि अभी भी आप में कुछ कमियां हैं, अभी भी बहुत सी चीज़ें हो सकता है आपको याद नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, NCERT पढ़ते रहिए, बाकी आपका रिजल्ट बेटर आएगा। तैयारी करते रहिए।
अपने दोस्तों के साथ भी आप मज़ा कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।